आईपीएल 2026 का मैच नंबर 34 जो कि बेंगलुरु और गुजरात के बीच में खेला जाएगा बेंगलुरु के अपने होम ग्राउंड पर यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के उस मैदान पर जहां पर इस सीजन के अंदर ही 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं और उन चारों मुकाबलों में पिच तो हमने लाल मिट्टी की ही देखी है जो कि बेंगलुरु में होती भी है, लेकिन वहां पर दो तरीके का नेचर हमने देखा है इस पिच का, जहां पर एक तरीके का नेचर कुछ अलग तरीके के मैचेस के रिजल्ट निकाल करके देता है, लेकिन जो दूसरा नेचर होगा वो बिल्कुल अलग रिजल्ट निकाल करके देगा। तो वो दोनों पिचेस रही कैसी हैं उसके बारे में आगे हम पिच रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम उन चारों मैचेस को डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और उसी के हिसाब से आज के इस मैच में जो भी पिच मिलेगी और उसकी बेसिस पर जो भी प्लेयर्स सूटेबल होंगे दोनों टीमों की तरफ से वो काफी डिटेल में आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो पूरा शुरू से अंत तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो उसके बाद टॉस के बाद आपकी टीम बड़ी आसानी से बन पाएगी, जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पिच आज के इस मैच में यूज की जा रही है। क्योंकि आरसीबी की टीम चाहे वो गुजरात की टीम हो, दोनों ने 6-6 मुकाबले यहां तक पहुंचते खेल लिए हैं। गुजरात की टीम ने 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे हैं। पिछला मैच मुंबई के खिलाफ बुरी तरह से हार करके ये टीम यहां पर पहुंची है। वहीं पर अगर हम बात करें आरसीबी की तो ये टीम भी अपना पिछला मैच दिल्ली से हार गई। हालांकि ये टीम 6 में से 4 मुकाबले जीत करके थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है। दोनों ही टीमों के लिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जरूरी है कि ये मैच को जीतें, जिसमें बेंगलुरु की टीम ज़्यादा बेहतर टच में रिसेंट टाइम में रही जरूर है, लेकिन बॉलिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो वेरिएशन है गुजरात के पास वो भारी पड़ सकती है यहाँ पर बेंगलुरु के ऊपर। तो उस सारी सिनारियों को हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 24 अप्रैल के इस मैच में जो कि शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, एक और चीज़ हमको ध्यान से देखनी पड़ेगी, टॉस के बाद के वो अपडेट्स निकालने पड़ेंगे कि क्या ओस आने के कोई चांसेस बनते हैं या नहीं। और वो जो अपडेट्स होंगे वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताऊंगा टॉस के बाद। लेकिन उसके पहले अगर आप पिच के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए तो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के मैदान पर जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि दो तरीके की पिचेस हमने देखी हैं। मिट्टी तो लाल वाली ही होती है और पेस और बाउंस पूरे मैच के दौरान शानदार बना रहता है। बैटिंग कंडीशंस बहुत ही शानदार होती हैं, लेकिन एक पिच ऐसी यहाँ पर रही है जहाँ पर हल्की सी लेयरिंग रही है ग्रास की, लेकिन दूसरी पिच ऐसी भी रही है जिस पर बिल्कुल भी लेयरिंग ग्रास की देखने को नहीं मिली है। और जिस पिच के ऊपर लेयरिंग रहेगी ग्रास की वहां पर तो शुरुआत में गेंद स्विंग करेगी पहले 6 ओवर के दौरान नई गेंद से, खास करके पहली इनिंग के दौरान, लेकिन जहां पर वो लेयरिंग बिल्कुल हटा दी जाती है पिच के ऊपर से वहां पर मदद तो तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल नहीं रहेगी पेस और बाउंस के अलावा। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे यहां पर गेंद पुरानी होगी बल्ले पर अच्छी खासी गेंद फंस करके आएगी और स्पिनर्स भी वहां पर गेम में आएंगे। और अगर हम उन चारों मैचेस के रिजल्ट्स को देखें जो अभी तक यहां पर खेले गए हैं उसमें से ये जो लखनऊ और आरसीबी का वो क्लासिक मैच था जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि पिच के ऊपर बिल्कुल भी घास थी नहीं, बहुत बड़े स्कोर्स यहां पर बने नहीं, खास करके एलएसजी को तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई रन बनाने में। फिलहाल हम पहले मैच से शुरुआत करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 28 मार्च वाले उस पहले वाले मैच में पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाया था 9 विकेट के नुकसान पर, और इस पिच पर एक्चुअली कवरिंग थी ग्रास की। हालांकि अगर आप वहां पर पावर प्ले के इनके स्कोर को देखेंगे तो 49 के स्कोर पर जो 3 विकेटों का नंबर दिखाई पड़ता है वो बिल्कुल भी पिच की वजह से था नहीं। एक्चुअली जिस पिच के ऊपर ग्रास भी है वहां पर भी गेंद थोड़ी सी फंस करके आ रही थी, जो लेयरिंग थी वो भी बहुत ही मिनिमल थी। और यहां पर जो 2 विकेटें गिरी थी शुरुआत में इन तीनों में से वो 2 विकेटें तो स्लोअर वंस पर गिरी थी मोहम्मद शमी की, जिसमें से दोनों इनके ओपनर शॉट्स खेलने के चक्कर में हवा में गेंद को लटका गए और आउट हो गए। एक केवल प्रिंस यादव ने विकेट लिया था अपनी इन स्विंगर पर, जहां पर ईशान किशन को उन्होंने अपनी स्किल पर बोल्ड किया था बेसिकली। और उसके अलावा जो दूसरा मैच यहां पर खेला गया वो तो आउट एंड आउट एक तगड़ी बैटिंग पिच थी। यहां पर आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 250 बना दिए। पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में शुरुआत काफी अच्छी दोनों टीमों की रही थी। सीएसके ने उसके जवाब में 207 रन ही बनाए और टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन इन दोनों ही इनिंग्स के अंदर एक चीज हमने खास करके देखी, चाहे वो पहला मैच हो चाहे वो दूसरा मैच हो, इवन तीसरे मैच में तो खास करके लखनऊ के खिलाफ, और ये जो चौथा मैच हुआ था यहाँ पर भी एक कॉमन चीज हमने देखी है। स्कोर कार्ड तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे स्कोरिंग पैटर्न के तौर पर कि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती चली जाती है वो जो लेयरिंग आपको मैंने बताई थी घास की ना, उसमें भले पिच के ऊपर वो लेयरिंग हो लेकिन पुरानी गेंद यहाँ पर पिच पे ऊपर जरूर फंस रही है। लेकिन अगर लेयरिंग है घास के ऊपर तो शुरुआत में वैसी चीज आपको होती दिखाई नहीं पड़ेगी, और वो लेयरिंग नहीं रहेगी तो आपको शुरू से ही ये चीज होती दिखाई पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है वेदर का, जो कि गर्मी जम करके पड़ रही है। वेदर बहुत ही ज्यादा ड्राई है और ड्राई वेदर होने की वजह से जो पिच के ऊपर धूप भी पड़ती है मॉइस्चर तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो पिच की मिट्टी भी थोड़ी सी ढीली होती है, तो उसकी वजह से गेंद वहां पर फंसती है। तो कितना ज्यादा लेयर ग्रास का होगा पिच के ऊपर, उसी तरह से काफी हद तक बॉलर्स वहां पर हमारे टीम में इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से आने चाहिए उसको भी आगे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इन चारों मैचेस में अगर आपने देखा तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। इसका भी एक रीजन है क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि काफी गर्मी दिन के दौरान होती है, काफी उमस होती है। रात में जब सेकंड इनिंग की बैटिंग स्टार्ट होती है तो बहुत ज्यादा तो नहीं, हल्की फुल्की ओस आती है और बैटिंग कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो जाती है, और इसी वजह से सेकंड बैटिंग करना यहाँ पर ज्यादा आसान रहा है। और इन चारों मैचेस में अगर आप देखें तो 12 विकेटें स्पिन को, पेस को मिली है 40 विकेटें, 22 पहली इनिंग में, 18 सेकंड इनिंग में, और स्पिनर्स को तो ना के बराबर विकेटें मिली हैं। तो जो भी आज के इस
मैच के लिए पिच दी जाएगी, वो कौन सी पिच है, उस पर कोई मैच हो चुका है या नहीं, वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर देने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी अपडेट है और वो टॉस के बाद आपको मिल जाएगा। और वहीं पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर ही आपको मेरे आज की इस मैच की फाइनल टीम भी मिल जाएगी, जो कि उसी पिच रिपोर्ट के हिसाब से बनेगी। तो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सअप को दोनों को जल्दी से ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहाँ पर भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके जल्दी से दोनों को जाकर के ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल आगे आइए और बात करते हैं यहाँ पर जो विजिटिंग टीम है बेसिकली गुजरात टाइटंस की, उनका अगर आप यहाँ पर प्रोबेबल लाइनअप देखें 12 प्लेयरों का, चूंकि आपको पता ही है एक प्लेयर तो इंपैक्ट के तौर पर भी आता है सब्स्टिट्यूट होकर के, जिसमें पिछले वाले मैच में अगर आप देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा और यहाँ पर राहुल तेवतिया एक दूसरे की जगह पर अंदर बाहर हुए थे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। बाकी वही चिरपरिचित ये लोग अपनी लाइनअप लेकर के उतरते हैं, जो कि लगभग हर मैच में होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इनके बेंच की, तो वो भी देख सकते हैं, जहां पर आपको पता ही होगा टॉम बेंटन बाहर हो चुके हैं, इनकी जहां पर कॉनर स्टेरह्यूजन को इन लोगों ने बुलाया है और वो खेलेंगे नहीं, ये लगभग काफी हद तक बात पक्की है। बाकी बॉलिंग इनकी तरफ से जो पिछले मैच में हुई थी, मोहम्मद सिराज ने पूरे 4 ओवर किए थे, रबाडा तो 4 ओवर कर ही रहे हैं, अशोक शर्मा ने भी पिटाई खाई थी लेकिन 3 ही ओवर करे थे। बाकी 4 ओवर राशिद खान ने किए थे, 4 ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने किए थे, 1 ओवर केवल वाशिंगटन सुंदर ने किया था, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में रेयरली ही बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। लेकिन सुंदर को अगर आप हटा दें तो बाकी इनके जो 4 बॉलर हैं वही मेजॉरिटी पूरे ओवर्स करके दे रहे हैं। और इस टीम की एक खासियत है जो कि इस पिच पर काफ़ी काम आ सकती है, वो है इनकी पेस, जो कि आप बात कर ले अशोक शर्मा की तो 150 के ऊपर की बड़ी आसानी से बॉलिंग कर लेते हैं। सिमिलर चीज़ रबाडा भी कर पाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा की भी 140 प्लस की पेस है और वो चीज़ आपको सिराज भी करते दिखाई पड़ते हैं। सबसे कम पेस इन्हीं के पास है, लेकिन जो चेंज ऑफ पेस इन लोगों का है, जो कि पेस इतनी ज़्यादा है जो हाईएस्ट इनकी होती है, और उसके बाद जो चेंज ऑफ पेस करके स्लोअर वंस करते हैं लोग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आकर के, और जो 30 से 40 किलोमीटर का गैप है, 40 तो नहीं कहना चाहिए, 25 से 30 किलोमीटर का जो गैप है प्रति घंटे की रफ्तार वाली, वो काफ़ी हद तक किसी भी बैटर को फंसा देती है स्लोअर वंस। और इसी वजह से ये टीम की बॉलिंग वो काफ़ी खास रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि कौन पावर प्ले में तो बॉलिंग करेगा लेकिन डेथ में भी बॉलिंग करेगा, और वो देखेंगे तो अशोक शर्मा, रबाडा, सिराज और साथ ही साथ आपको प्रसिद्ध कृष्णा तो मिनिमम 2 ओवर डेथ में करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको देख करके रखनी है अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में। और बाकी रबाडा और सिराज 1-1 ओवर करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाले हैं आज के इस मैच में, खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो। बाकी इसी गुजरात की टीम के हर एक प्लेयर का करियर का स्टैट अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को यहीं पर रोक करके आप जरूर देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, जहां पर आपको पता चलेगा कि जो 6 मैचेस इस टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर खेले और उसमें से 3 जीता 3 हारे। पहले 2 मुकाबले टीम हार गई, फिर लगातार 3 मुकाबले जीती, फिर पिछला मैच ये टीम मुंबई से हार गई अपने ही होम ग्राउंड के अंदर। तो उसमें जो परफॉर्मेंसेज इनकी प्लेयर्स की निकल करके आई हैं वो अब आपके सामने, जहां पर साई सुदर्शन इनका थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है। हालांकि शुरुआत पिछले मैच तो खाता ही नहीं खोल पाए, बुमराह की गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके पहले लगातार अच्छी शुरुआत कर रहे थे लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। एक इनकी 73 की पारी इस सीजन में केवल आई है। और उसके बाद शुभमन गिल की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं पिछले मैच को छोड़ करके। बाकी बटलर ये भी शुरुआत में तो बहुत खराब खेल रहे थे, फिर इन्होंने फॉर्म में वापसी करी, फिर पिछले मैच में बिना जल्दी आउट हो गए, बिना कुछ खास रन बनाए हुए। बाकी वाशिंगटन सुंदर नंबर 4 पर जब से आ रहे हैं, ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन इनका एज ए बैटर रहा है और एक्चुअली अच्छे फॉर्म में भी दिखाई पड़े हैं। इनके साथ एक दिक्कत यही है कि एक 1 डायमेंशनल टाइप के प्लेयर हैं, लगातार ऑन साइड पर ये शॉट्स लगाते हैं, मिड विकेट से लेकर के लॉन्ग ऑन तक ही इनके 70 से 80% रन बनते हैं। तो अगर कोई सामने की टीम में अच्छा बॉलर है, कप्तान हो, तो इनको काफ़ी हद तक टैकल कर सकता है। और ऐसा जो सामने की टीम है, अगर आप देखें गुजरात के खिलाफ आरसीबी की टीम, वो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है और साथ ही साथ अच्छे खासे उनके पास बॉलर्स भी हैं। तो उनके खिलाफ ये क्या कर पाएंगे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ग्लेन फिलिप्स भी बेसिकली ग्लेन मैक्सवेल ही साबित हुए हैं आईपीएल के लिए। अभी तक फील्डिंग तो कमाल की कर रहे हैं लेकिन फिलहाल बैटिंग इनसे हो नहीं पा रही। राहुल तेवतिया और शाहरुख खान का भी वही हाल रहा है। राशिद खान जो शुरुआत में तो बड़े अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे, जो बॉलर, लास्ट के 3 मैच में केवल इनकी 1 विकेट है, तो काफ़ी हद तक फॉर्म इनकी डिप करी है। और उसके बाद आते हैं रबाडा, जो अब शुरुआत में उतने अच्छे फॉर्म, हालांकि विकेट अगर आप देखेंगे ना तो लगातार इनको मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में इनकी पिटाई जम करके हो रही थी। इन्होंने अपना फॉर्म गेन किया है बेसिकली पिछले 2 मैच में 2 बार बैक टू बैक 3-3 विकेटें लेकर के। अशोक शर्मा शुरू से ही एक जैसी बॉलिंग इनकी रही, इनके पास कम
कमाल की पेस है, 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की गेंद करते हैं। पिटाई इनकी ऑलमोस्ट हर मैच में हुई है, एक आध मैच को छोड़ करके, लेकिन विकेट निकाल करके देते हैं और इनका जो चेंज ऑफ पेस होता है वो किसी भी बैटर के लिए जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पिछले मैच में थोड़ी पिटाई इनकी ज़्यादा हो गई थी। मोहम्मद सिराज शुरुआत में उतने अच्छे टच में दिखाई नहीं पड़े थे, खास करके पहले 4 मैचेस में, जहां पर विकेट तो एक एक लेकर के जा रहे थे लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा दे रहे थे। लेकिन उसके बाद लास्ट के 2 मैचेस में इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। विकेटें उतनी इनको मिली नहीं है जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी है। 3 विकेटें पिछले 2 मैच में लेकर के प्रसिद्ध कृष्णा लगातार पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में इनकी थोड़ी सी पिटाई ज़्यादा हो गई और टीम इनकी मैच हारी भी गई, जिसका सबसे बड़ा रीजन थे तिलक वर्मा, जिन्होंने पिछले वाले मैच में इस टीम के खिलाफ 101 रन की एक चमत्कारिक पारी, जिसको आपको कहना चाहिए, वो उन्होंने खेली थी। आखिरी 23 गेंद में जो उन्होंने शायद 85 के आसपास के रन जो उन्होंने बनाए थे, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा को भी उन्होंने निशाने पर लिया, अशोक शर्मा को भी निशाने पर लिया, इवन राशिद खान को भी खड़े खड़े शॉट्स खेले। तो कमाल की बैटिंग उन्होंने की और इसी वजह से उसको अगर आप छोड़ दें वो वाले फेज को, तो बाकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी इनकी रही थी पिछले वाले मैच में भी। तो अभी तक जो यहाँ पर हम रिसेंट फॉर्म देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से मेरा अपना जो कंक्लूजन बनता है कि चाहे वो गिल हो, चाहे वो बटलर हो, और इवन बॉलिंग के अंदर अगर आप आकर के देखें तो रबाडा हो, और इसके अलावा साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज हों, अगर फॉर्म के हिसाब से अगर आप जाएं तो ये इनके 5 बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, खास करके पिछले 3-4 मैचेस से। तो इन फॉर्म प्लेयर तो ये 5 ही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपके पास अशोक शर्मा का भी ऑप्शन है। मोहम्मद यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर अशोक शर्मा के साथ साथ राशिद खान का भी ऑप्शन है। साथ ही साथ ग्लेन फिलिप्स और वाशिंगटन सुंदर से भी एक अच्छी पारी ड्यू है। सुंदर को तो फिर भी आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। साई सुदर्शन कैसे ऑप्शन होंगे आज के इस मैच के लिए, ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और यही देखने के लिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ जानने के लिए आगे अगर हम आएँ हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो मुंबई के खिलाफ पिछला वाला मैच खेलने के बाद जब ये टीम गुजरात के आज के इस मैच में खेलेगी आरसीबी के खिलाफ, इसके पहले साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ 4 मैच 159 रन बना रखे हैं और 69 का एवरेज है, चूंकि 2 ही बार आउट हुए हैं। बाकी यहाँ पर गिल की बात कर लें तो 11 मैच 286 रन है, 35 का एवरेज है, 34 का एवरेज बटलर का है। तो उनका जो टॉप 3 है, जो कि जनरली पूरे रन ज़्यादातर बनाती भी अपने टीम के लिए, आरसीबी के खिलाफ भी ये लोग वही करते रहे हैं। और उसके बाद सुंदर की बात कर लें, फिलिप्स की बात कर लें, कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तेवतिया के आंकड़े जरूर अच्छे हैं। बॉलिंग में राशिद खान के 13 मैच में 15 विकेटें हैं, जो कि थोड़े एवरेज आंकड़े ही आप कहेंगे। बाकी रबाडा के 7 मैच पर 16 विकेटें हैं, कमाल के नंबर्स हैं। सिराज ने एक ही मैच खेल करके 3 विकेट लिया था और ये वो मैच था जब आरसीबी से बाहर होने के बाद इन्होंने पहली बार उसका सामना किया था और खतरनाक बॉलिंग उस टीम के खिलाफ कर दी थी। बाकी 9 मैच में 8 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के हैं। बाकी बेंच पर ऐसे कोई प्रॉमिसिंग ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ते जेसन होल्डर को छोड़ करके, जो कि कुछ खास असर छोड़े, लेकिन चांसेस अच्छे बन रहे हैं कि होल्डर आज के इस मैच में खेल जाएं। अब ये किसकी जगह पर खेलेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ग्लेन फिलिप्स एक ऑप्शन है जो कि हटा करके यहाँ पर ट्राई किए जा सकते हैं होल्डर के जगह पर। तो देखना पड़ेगा कि होल्डर आज के समय में खेलते हैं या नहीं। खेलते हैं तो निश्चित तौर पर एक श्योर शॉट बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बाकी यहाँ पर हेड टू हेड के भी आंकड़े देख लेने के बाद आगे एक और डेटा अगर आप वेन्यू का देखें तो बेंगलुरु के इस मैदान पर एक बैटिंग पैराडाइज पर बेसिकली टॉप ऑर्डर के इनके जो तीनों बैटर्स उसमें से केवल अगर हम बात करें तो शुभमन गिल ने 5 मैच 128 रन बनाए हैं, 64 का एवरेज है, चूंकि 2 ही बार आउट हुए हैं। इनके आंकड़े यहाँ पर काफ़ी बेहतर रहे हैं। बाकी बटलर थोड़ा एवरेज ही रहे हैं, इवन साई सुदर्शन के नंबर भी एवरेज ही हैं और बाकी बैटर्स यहाँ पर कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़े नहीं हैं। शाहरुख खान के एक मैच में 37 रन है। बॉलिंग में रबाडा ने हेड टू हेड में भी और उसके साथ साथ वेन्यू पर भी कमाल काम किया है। राशिद खान के हेड टू हेड के आंकड़े तो थोड़े से फिर भी बेटर थे, इस मैदान पर और भी खराब हैं, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। बाकी मोहम्मद सिराज यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा करते रहे, 22 मैच में 29 विकेटों के साथ। प्रसिद्ध कृष्णा के आंकड़े थोड़े एवरेज हैं और उसके बाद रवि साई किशोर के एक मैच में 2 विकेटें हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि जेसन होल्डर के इस मैदान पर 3 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन हमेशा आपको आंकड़ों पर नहीं जाना होता, क्योंकि इस सीजन में खास करके हमने जैसी पिचेस पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखी हैं, किसी भी मैदान पर आप चले जाइए, वहां पर ऐसे बॉलर जो हेड द डेक बॉलिंग करें, पुरानी गेंद से भी बॉलिंग करें, डेथ ओवर की बॉलिंग करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि गेंदें लगातार फंस करके बल्ले पर आ रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर आप निकले तो टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स तो बेस्ट दिखाई पड़ ही रहे हैं, भले उसमें से साई सुदर्शन कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। राशिद खान को पिक करना है तो पहली इनिंग की बॉलिंग में पिक करिए। बाकी रबाडा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोहम्मद सिराज भी एक इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर रहेंगे, लेकिन पहली इनिंग की ही बॉलिंग में इनको मैं कहूंगा कि आप अपनी टीम में ट्राई करिए। बाकी इसके अलावा आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, जिनको आप सीधे सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं, जैसे बॉलिंग फॉर्म में ये हैं। तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन हैं जो कि सीधे टीम में तो आते ही हैं, लेकिन बाकी 2 डिफरेंशियल ऑप्शन हैं कंडीशनली आपकी टीम में आएंगे। और उसमें जब पहली इनिंग की बॉल में राशिद खान को भी, इवन सिराज को भी आप लेकर के जाना चाहेंगे ना, तब निश्चित तौर पर कोई एक बैटर जिसमें खास करके साई सुदर्शन हो सकते हैं, उनको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, या कोई
एक एक्स्ट्रा बॉलर भी हटा सकते हैं, या आप चाहे तो सिराज या राशिद खान अगर आप नहीं पिक करना चाहते तो दोनों में से किसी को भी मत पिक करिए, वो भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी होल्डर अगर खेलेंगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये बात भी काफ़ी हद तक पक्की है। और उसके बाद प्लेयर बैटल में इनकी वीकनेसेस भी देख लें बैटर्स की, तो शुभमन गिल हेजलवुड पर और इवन साई सुदर्शन भी हेजलवुड पर फंसते रहे हैं, सस्ते में आउट होते रहे हैं। बाकी गिल और हमारे सेफर्ट की भी 8 गेंद पर 12 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, जिसमें साई सुदर्शन की भी बात करें तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज इनको फंसाती जरूर है, जो कि सामने की टीम में ऐसा ऑप्शन एक है जरूर मंगेश यादव के तौर पर। फिलहाल वो खेल तो नहीं पा रहे। बाकी कुणाल पांड्या ने भी इनको एक बार सस्ते में आउट किया है। बटलर की बात करें तो ये भी भूवी पर और मारियो सेफर्ट पर विकेटें देते रहे हैं, लेकिन रन बना करके देते रहे हैं अच्छे खासे। और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान के आंकड़े अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेग स्पिन बॉलिंग, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, जिसमें कुणाल पांड्या भी आ जाते हैं, जोश हेजलवुड तो आते हैं, भूवी भी अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। तो वही कॉमन ऑप्शन ही हैं जो कि स्टिंग के खिलाफ यूनिक हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि जब गुजरात के खिलाफ आप कोई बॉलिंग टीम, जो सामने की टीम होगी उसकी तरफ से बॉलिंग पिक करें, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस पूरे आईपीएल में जो 10 टीमें खेल रही हैं उन सभी 10 टीमों में सबसे बेहतर कोई टीम ऐसी है जो स्पिन को सबसे बेहतरीन खेलती है तो गुजरात टाइटंस की टीम है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। बस इनको दिक्कतें रही हैं एक ऐसे लंबे चौड़े तेज गेंदबाज जिनके पास पेस तो अच्छी है, साथ ही साथ वो स्विंग भी करा लें। और ऐसे बॉलर कौन से हैं अगर आप देखें तो वो भुवनेश्वर कुमार तो हैं ही, जो कि बहुत लंबे चौड़े तो बॉलर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर पेस भी इनके पास उतनी नहीं है, लेकिन स्विंग तो काफ़ी कमाल की करा रहे हैं, स्लोअर वंस बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन वो एक और ऑप्शन बन सकते हैं यहाँ पर जोश हेजलवुड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रसिक सलाम भी ऑप्शन इनके पास है, सुयश शर्मा भी हैं, कुणाल पांड्या भी हैं। कुणाल पांड्या को लेना तभी है अगर आप इनकी बैटिंग पर कुछ भरोसा कर पाएं, लेकिन मेरा मानना है चूंकि सामने की टीम स्पिन बहुत अच्छा खेलती है तो उतने यूजफुल शायद ना रहें। हालांकि समय इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है तो उसके हिसाब से भी आप इनको पिक कर सकते हैं। बाकी बैटिंग में तो बड़े बड़े जो नाम इनके पास हैं वो आपको पता ही होगा, जिसमें देवदत्त पद्दिकल रिसेंट टाइम में एक कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। बाकी इनके पास जो बेंच है ना, एक अपडेट आ रहा है कि जेकब बेथल ये आज के इस मैच में खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं आपको रोमारियो सेफर्ट की जगह पर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि खेलेंगे तो किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, क्योंकि टॉप 4 तो काफ़ी हद तक पैक्ड दिखाई पड़ रहा है मुझे आरसीबी की टीम का, वहाँ पर कोई चेंज होता दिखाई नहीं पड़ रहा। और नंबर 5 या 6 पर खेलेंगे तो मुझे उतनी यूटिलिटी इनकी दिखाई पड़ती नहीं। तो अगर टॉप 4 में खेलते हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी इनकी जो बॉलिंग हुई थी, चूंकि ये तो जानना जरूरी है कि डेथ में कौन बॉलिंग करता है, और डेथ ओवर के बॉलर तो भुवनेश्वर कुमार हैं ही, हेजलवुड तो हैं ही, रसिक सलाम भी आपको डेथ में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे पावर प्ले के साथ। बाकी ये इनके जो बाकी बॉलर्स हैं, जिसमें रोमारियो सेफर्ट को पिछले मैच में एक ओवर इन लोगों ने दे दिया था और वही एक वजह भी बनी थी इनकी हार की, तो उतने यहाँ पर इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा नहीं है। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप आरसीबी के प्लेयर्स के देखना चाहें तो इस पेज को रोक करके, इस वीडियो को, इसी हिस्से को रोक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म भी आपके सामने है और सभी को पता है कि यह टीम भी खेल चुकी है 6 मुकाबले, जो कि मैंने इसी वीडियो में आपको शुरुआत में बता दिया, और उन 6 में से 4 मुकाबले जीती है। पिछला मैच हार गई जहाँ पर फिलिप साल्ट ने शानदार 63 रन बनाए। इसके पहले मैचेस में भी अगर आप देखें तो अल्टरनेट मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप उस तरह से अंदाजा लगाएं तो आज इनकी फेलियर भी आ सकती है। इस ग्राउंड पर इनके आंकड़े उतने अच्छे हैं भी नहीं एक्चुअली। तो अगर नंबर्स आप वहाँ पर देखें तो पहला मैच में फेल हुए, दूसरे मैच में चल गए, तीसरे मैच में फेल हुए, चौथे में चल गए, फिर 5वें में फेल हुए, छठे में चल गए। तो उस हिसाब से देखें तो आज इनकी एक फेलियर आ सकती है। हालांकि मेरा सीधे सजेशन होगा कि आप इनको ड्रॉप करता ही मत करिएगा, बहुत ही रिस्की है, और अगर आप वो रिस्क बेयर कर सकते हैं तो जरूर आप इनको ड्रॉप करिए। बाकी विराट कोहली ये भी एक ऐसे प्लेयर है जो कि फॉर्म में रहे हैं। हाँ, पिछले मैच में 19 रन बना करके आउट हो गए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन के तौर पर रहेंगे। बाकी आगे भी हम उस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पद्दिकल जो कि शुरुआत में तो बहुत अच्छे टच में दिखाई पड़े थे, पिछले 3 मैचेस में शुरुआत को अपनी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और रजत पाटीदार जिनका ड्रीम फॉर्म फिलहाल चल रहा है, पिछले मैच में ये भी जल्दी आउट हो गए। बाकी टीम डेविड ने अच्छी बैटिंग करी। बाकी जितेश शर्मा अभी तक फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं हैं। रोमारियो सेफर्ट तो बिल्कुल बेकार ही साबित हुए एक मैच को छोड़ करके। कुणाल पांड्या ने जरूर पूरी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज अपनी दी हैं पहले मुकाबले को छोड़ करके। उसके बाद 3 बार तो 2-2 विकेटें हैं, 2 बार 1-1 विकेट है, जिसमें पिछले मैच में 12 रन की पारी भी खेली थी। तो जो आपको मैंने पीछे कहा था ना कि गुजरात का टीम स्पिन तो वैसे बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी ऐसे खिलाड़ी का समय अच्छा बहुत चल रहा हो तो उसको ड्रॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहें तो इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी भुवनेश्वर और हेजलवुड 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप गुजरात के खिलाफ ड्रॉप कर नहीं सकते। और उसी में रसिक सलामडार जो कि पिछले मैच में पिटाई हो गई थी इनकी, ये भी ट्राई किए जा सकते हैं अगर वो पिच मिल जाए जिस पर घास बिल्कुल ना हो। और उसके अलावा जो बैटिंग है, इनमें से कंफर्म तौर पर कौन कौन आ सकते हैं हमारी टीम के अंदर एज ए प्लेयर, उसी को और समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलेंगे और हेड टू हेड के आंकड़े देखें। तो फिलिप साल्ट 2 मुकाबले खेले हैं
गुजरात के खिलाफ फेल रहे हैं और उन 6 मैचेस में जो विराट कोहली ने खेले हैं 87 का एवरेज है, कमाल के परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन पद्दिकल भी पूरी तरह से फ्लॉप इनका जारी है गुजरात के खिलाफ। वहीं पर पाटीदार के 3 मैच में 66 रन है, टीम डेविड भी नहीं चले हैं, जीतेश शर्मा के आंकड़े बहुत एवरेज हैं, कुणाल पांडा के 6 मैच में 6 विकेटें हैं, 56 रन है। और बाकी वेंकटेश के नंबर आप देख करके रखिए, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और भुवी के नंबर हैं भी बहुत ही शानदार। स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में इंटरेस्टिंग है कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में गुजरात के खिलाफ 72 का स्ट्राइक रेट रखते हैं। यानी कि अगर आप एक तरह से आपको मैं सीधी सीधी सरल भाषा में समझाऊं तो 3 मैचेस इनको लगते हैं 1 विकेट निकालने में, अगर 4-4 ओवर का पूरा कोटा करें गुजरात के खिलाफ 1 विकेट निकालने में, अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो। लेकिन पहली इनिंग में स्ट्राइक रेट 6 का है। और उसके अलावा जो नीचे मंगेश यादव हैं, बेथल हैं, डफी हैं, ये लोग तो खेले ही नहीं है, अभिनंदन खेले ही नहीं है। तो अगर इसमें से कोई खेलता भी है तो इससे तो कोई अंदाजा आपको लगेगा नहीं। लेकिन और थोड़ा सा गहराई में चल करके वेन्यू के नंबर्स देखें तो ये अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए अगर आप देखेंगे तो फिलिप साल्ट के आंकड़ा थोड़े से इंटरेस्टिंग है कि कमजोर पड़ते हैं, जिसमें पहली इनिंग में 31 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में केवल 15 का एवरेज है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो मेरा अपना फैसला इसी पर डिपेंड करेगा कि पहली इनिंग की बैटिंग में आप इनको ट्राई करिएगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको फिलिप साल्ट को ड्रॉप नहीं करना, ये बहुत रिस्की रहेगा आपके लिए। ट्राई इनको आप जरूर अपनी टीम में करिए, लेकिन अगर आप वो रिस्क बेयर कर सकते हैं तो सेकेंड इनिंग की बैटिंग में ड्रॉप करिएगा। बाकी विराट कोहली, रजत पाटीदार, इन दोनों को मैं ड्रॉप करने को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा नहीं। लेकिन अगर आप देवदत्त पद्दिकल को और टीम डेविड में से किसी एक को नहीं लेकर के जा रहे हैं तब आप कुणाल पांड्या को जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्लेयर को आप प्रेफर करना चाहते हैं। बाकी आज के इस मैच के लिए भी यहाँ पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती तो रसिक डार तो मेरी टीम में रहेंगे ही, और साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार को मैं ड्रॉप कर नहीं सकता। हेजलवुड भी फॉर श्योर एक बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से जो कि सीधे हमारी टीम में आएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो 5 प्लेयर जिनके बारे में आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि उनको लेकर के जाना ही है, जिसमें कुणाल पांड्या को तभी लेके जाना है अगर आप पद्दिकल या टीम डेविड में से किसी को पिक नहीं कर रहे तब, और बाकी रसिक डार पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट रहेंगे। और उसमें फिलिप साल्ट भी एक ऐसा ऑप्शन है जिनको मैं ड्रॉप करने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो सेकेंड इनिंग की बैटिंग में उनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल में आकर के वीकनेसेस देखें तो ये जो टीम है ना आरसीबी की, इनकी एक कमजोरी रही है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग, जो कि राशिद खान के तौर पर है सामने वाली टीम के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर उस टीम की तरफ से रवि साई किशोर खेल गए तो वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पेस है सामने वाली टीम की बॉलिंग के अंदर वो काफ़ी लीथल रही है इस टीम के खिलाफ हमेशा, जो कि आप नंबर्स में देखेंगे। होल्डर ने भी, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी, कागिसो रबाडा ने भी फ्रिक्वेंटली आउट किया है इन बैटर्स को, इवन मोहम्मद सिराज ने भी। और जो स्पिन के बारे में आपको मैंने इनकी वीकनेस बताई वो तो आपको एविडेंट दिखाई पड़ेगी ही। तो वीडियो को रोक करके ये सारा डेटा आप देख लीजिए। अब इसमें मैं पढ़ने से तो कोई फायदा है नहीं, टाइम निश्चित तौर पर वेस्ट होगा, तो आप इसको रोक करके देख लीजिएगा। बाकी एक बात पक्के तौर पर आप कह सकते हैं कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन चूंकि आरसीबी का अपना होम ग्राउंड है तो थोड़ा सा एज उनके पास होगा। लेकिन टॉस का भी एक बड़ा रोल आज के इस मैच में होने वाला है, वो बात भी पक्की है। और प्लस पिच कौन सी मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा और अपनी फाइनल टीम में दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।